लेके चलता हूँ। अगली बात में हमने सीखना है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज को। अब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज की बात करने के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के साथ खेलियां करनी है। ओके, देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में लिक्विडिटी रेशोज आती हैं और वर्किंग कैपिटल रेशोज आती हैं। लिक्विडिटी रेशोज में हमने करंट रेशो वर्कआउट करनी है। करंट रेशो का ताल्लुक करंट एसेट्स के साथ जुड़ेगा। ये करंट एसेट्स की डिटेल मैंने कुछ यहां पर बताई है। क्विक रेशो, उसका ताल्लुक क्विक एसेट्स के साथ जुड़ेगा। कुछ बातें मैंने यहां पर क्विक एसेट्स के बारे में की, ठीक है। और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बातचीत की। तो ये देखते हैं कि क्या फर्क है इसमें। बात यूं है बच्चों कि अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड को शामिल ना करें अपने करंट एसेट्स में, तो वो क्विक एसेट्स बन जाते हैं। और आप फर्दर अगर सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे फोकस करें, यानी कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो वो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट बन जाता है। करंट रेशो वर्कआउट करें या क्विक रेशो वर्कआउट करें या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो या कैश इक्विवेलेंट रेशो वर्कआउट करें, डिनोमिनेटर करंट लायबिलिटीज ही रहेंगी। करंट रेशो में न्यूमरेटर आपका करंट एसेट है, क्विक रेशो में न्यूमरेटर आपका क्विक एसेट है। ठीक बात। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशोज में आपका जो न्यूमरेटर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है। ठीक है जी। इन तीन रेशोज में मुझे बताएं, आपको याद करने में कुछ दिक्कत आ रही है? करंट रेशो, जिसमें करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज पे आपने वर्कआउट करना है। वर्किंग कैपिटल रेशोज में लिक्विड रेशोज में दूसरी रेशो आती है क्विक रेशो। क्विक रेशो जिसमें क्विक एसेट्स जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो सकते हो। इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स आपके क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, इसलिए उनको हम क्विक एसेट की वर्किंग में बाहर निकाल देते हैं। प्री पेमेंट तो कभी भी आपकी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती ना। प्री पेमेंट क्या होते हैं? आपने रेंट एडवांस में अदा कर दिया, कभी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। और इन्वेंट्री आपकी कैश में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगाती है, इसलिए आपकी इन्वेंट्री और प्रीपेमेंट्स को आप बाहर निकालते हैं, बाकी क्विक एसेट्स बच जाते हैं। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, जी रेशो याद होगी जी आपकी? एक्सक्यूज मी सर, बोलिए सर ये क्विक रेशियो के साथ एसिड टेस्ट रेशियो लिखा हुआ है राइट? जी। एसिड टेस्ट रेशो भी इसका एक नाम है। एसिड टेस्ट होता है कि आप किसी चीज में फौरी रद्दोबदल जो देखना चाहते हैं उसको एसिड टेस्ट कहते हैं, इसलिए इसका नाम एसिड टेस्ट रेशो भी रखा गया। ठीक है, नाम की हद तक। तो ओके सर, ये हमारे पास। ओके जी, किसी और बच्चे का कोई सवाल? करंट एसेट्स है, इसमें हम क्विक एसेट्स को भी लिख सकते हैं।
बेटे करंट एसेट्स तो है ही आपके क्विक प्लस इन्वेंट्री। ओके वो पूरा चौकटा देखे ना आप, करंट एसेट्स का तो पूरा चौकटा, उसमें आपकी इन्वेंट्री प्रीपेड भी आ गए। ठीक है, बात को फॉलो किया बेटे? यस सर, समझ आ गई। आप 3 चौखटे देखिएगा, फिर आपको बात क्लियर होगी। ये तीनों मैं ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, बैरूनी फ्रेम जो है वो करंट एसेट्स का है, उससे अंदरूनी फ्रेम क्विक एसेट्स का है, और उससे अंदरूनी फ्रेम जो है वो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का है। तो यूं आपकी तीनों रेशियोज बन गई, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अब इसके बाद आती हैं वर्किंग कैपिटल रेशियोज, जिसमें आप इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो लेते हैं। ये 3 रेशियोज, और उसके बाद इन तीनों रेशियोज की आप फ्रीक्वेंसी देखते हैं इन डेज, कि ये तीनों रेशियोज किस तरह से चेंज हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर ऑफ डेज, क्या इम्पैक्ट रखती हैं आपकी वर्किंग कैपिटल पे। ओके, अब ये क्या आप इसमें देख रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको प्रॉफिट लॉस की फिगर से मिलेगा और इन्वेंटरी करंट एसेट से मिलेगी। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट सेल्स को डिवाइड करना है डेटर्स के साथ, और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में क्रेडिट परचेजेस को डिवाइड करना है क्रेडिटर्स के साथ। इन 3 फार्मूला के बारे में बताइए, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको? होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल फार्मूला की हद तक आपको सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर कहाँ से मिलेगी, इन्वेंट्री की फिगर कहाँ से मिलेगी, सेल्स की फिगर कहाँ से मिलेगी, क्रेडिट सेल्स की फिगर कहाँ से मिलेगी, डेटर्स की फिगर्स कहाँ से मिलेंगी, क्रेडिट परचेज कहाँ से लोकेट होगी और क्रेडिटर्स कहाँ से लोकेट होंगे। इनको लोकेट करने की हद तक तो हमें मालूम है ना कि प्रॉफिट लॉस में किस जगह पर देखना है और बैलेंस शीट में किस जगह पर देखना है इन आइटम्स के लिए। अब इसके टर्नओवर से क्या मुराद है? टर्नओवर से मुराद ये है कि हम जो इन्वेंट्री प्रोड्यूस करते हैं वो कितनी मर्तबा बिकती है एक साल में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें इन्वेंट्री बनने के बाद जब बिक जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनती है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कि आपकी जो क्रेडिट सेल्स हैं वो कितनी मर्तबा डेटर्स बनते हैं, फिर कैश रिसीव होता है, फिर डेटर्स बनते हैं, फिर कैश रिसीव होता है, फिर डेटर्स बनते हैं, कैश रिसीव। और इसी तरह पे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में जो आप परचेजेस करते हैं कितनी मर्तबा, तो टर्नओवर का मतलब है कितनी मर्तबा। तो आप जब टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं आपको टाइम्स में इसका आंसर मिलता है। उसके फौरन बाद आप दूसरी वर्किंग करते हैं, इसका होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री का, कलेक्शन पीरियड डेटर्स का, और पेमेंट पीरियड क्रेडिटर्स का। यानी कि आप ये वर्कआउट करना चाहते हैं कि मालूम हो आपने इन्वेंट्री कितना अरसा नहीं बेची, आपके पास स्टॉक में पड़ी रही। अब मुझे आप सोचकर बताइए, अगर किसी दुकान की इन्वेंट्री साल में 2 मरतबा बिकती है, यानी कि तकरीबन 180 दिन पड़ी रहती है, वो दुकान अच्छा कारोबार कर रही है? या जिस दुकान में इन्वेंट्री बार बार बिकती है, यानी कि साल में सपोजली 50 मरतबा इन्वेंट्री बिक जाती है, वो कारोबार अच्छा करती है, यानी कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम है उसका। जी कौन क्या बात है? जी, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जितना कम होगा
उतना बेहतर होगा, यानी कि वो ज़्यादा बिक रही है। और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री आप बेच ही नहीं पा रहे, वो कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। लिहाजा आप इस चीज़ को देखते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के अंदर। इस रेशो को भी हम यूज़ कर सकते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को वर्कआउट करने के लिए। वो कैसे? 365 को डिवाइड करते हैं अगर हम, 365 नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर को अगर डिवाइड कर दें आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से, तो आपके पास यही होल्डिंग पीरियड आ जाएगा। एग्जैक्टली आप देखें, या आप इन्वेंट्री को डिवाइड बाय करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, तो ये दोनों तरीकों से आपका ये फार्मूला याद हो जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे आप लें और इधर क्रेडिट सेल्स पर डे लें और इधर क्रेडिट परचेजेस पर डे लें, ठीक है। यहाँ पर आपके इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर वो वाले आ गए, तो फार्मूला काफ़ी आसानी से याद हो जाता है। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि हर केस में 365 डिवाइडेड बाय ये डेटर्स टर्नओवर रेशो, इधर 365 डिवाइडेड बाय creditors turnover ratio, ये आएगा debtors collection period और ये आएगा creditors payment period। बहरहाल ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हम इसको फर्दर देख लेंगे। अब ये तीनों पीरियड्स जो आपके पास निकले हैं, इन तीनों पीरियड्स को जब हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में प्लस करें डेटर्स कलेक्शन पीरियड, माइनस करें क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, तो आपके पास जो वर्कआउट होता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल वर्कआउट होता है। मैंने आपको 9 रेशोज प्रॉफिटेबिलिटी से मुतल्लिक वर्कआउट करवाई हैं और 9 रेशोज ही हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की वर्कआउट की। बताइए जी, इन रेशोज में कोई दिक्कत? बल्कि 10 रेशोज मैंने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी से मुतल्लिक आपको डिस्कस की हैं। 3 लिक्विडिटी रेशोज और 3 टर्नओवर रेशोज, 3 पीरियड रेशोज और 1 ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बताइए, कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व? Yes, sir, we can try. ओके, अच्छा। सही है, तो पहले भी किया हुआ पता है। कब किया हुआ? सर स्टेटमेंट आने आती है नहीं, रेशो एनालिसिस मेरी जान, इसमें अब आप प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है ना। अब आप देखें, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आपने वर्कआउट करनी है। ये खास तौर पे ये 3 रेशोज जो है ना, इसको वर्कआउट करते हैं। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। देखिएगा, हमारे पास ईयर 7 है, हमने रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स वर्कआउट करना है, हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्कआउट करना है और हमने रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी वर्कआउट करना है। ठीक है बेटे। अब रिटर्न ऑन
टोटल एसेट्स के लिए हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की फिगर। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल्ड यहाँ पर इसलिए वर्कआउट कर दिया, एंड रिजल्ट वही है, लेकिन इसमें अदर इनकम नहीं है, इसलिए जीरो। आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर के तौर पे नज़र आ रहा है, और वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फिगर के तौर पे नज़र आ रहा है। लिहाजा हमें फोकस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर 15, और डिवाइड करना है इसको टोटल एसेट्स के साथ। ये 7 में टोटल एसेट्स हमारे हैं 500 से आपने डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, और परसेंटेज वर्कआउट कर लेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को लेते हैं। वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इत्तफाक से इस क्वेश्चन में हमारा 15 ही है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर को वर्कआउट करने के लिए टोटल एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज को लेस कर दीजिए। ये करंट लायबिलिटीज आती हैं। बताइएगा आपके पास करंट लायबिलिटीज की फिगर क्या आती है? ये 254 आती है, ठीक है। बैंक और डी ट्रेड पेबल, ये 254 मीन्स हम जब इसको नेट ऑफ करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये बच जाता है आपका 246, ठीक है। ये कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर। बाय द वे, इसमें प्रेफरेंस शेयर उसने ओनर्स इक्विटी में लिखे हुए हैं, ये हमारे नॉन करंट लायबिलिटी होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ओनर्स इक्विटी नहीं होते। एनीवेज, जिस भी फार्मूला से हैं हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 246 बनता है, मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। और रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर लेते हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर डिवाइडेड बाय ओनर्स इक्विटी। अब ओनर्स इक्विटी हमारे पास 246 उसने जो काम किया हुआ है, उस 246 में से हम 23 लेस कर दें, जो कि नॉन करंट लायबिलिटी है, तो हमारे पास आ जाएगा 223 ओनर्स इक्विटी। थोड़ी सी होशमंदी के साथ इसको देखें तो ओनर्स इक्विटी में क्या है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इन चारों को टोटल किया तो आपके पास 223 आ गया। इंटू 100। जी बेटे जान, समझ में आती है बात? किसने कैलकुलेट कर लिया मुझे बता दो। परसेंटेज क्या आती है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स की? क्या जी आप? मुझे आवाज नहीं आ रही। 3%। 3%? इसकी क्या परसेंटेज आती है? 6% या 6.1%। और इसकी क्या परसेंटेज आती है? 4%। ये आपने इन रेशोज को वर्कआउट कर लिया। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी। अब हम करंट रेशोज भी वर्कआउट कर लेते हैं, यानी कि लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज भी वर्कआउट करते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में हमने इसी के अंदर रहना है करंट रेशो, फिर हमने वर्कआउट करनी क्विक रेशो,
फिर सेमी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, फिर डेटर्स टर्नओवर रेशो, फिर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और इनके नंबर ऑफ डेज। जी, करंट रेशो में हम करते हैं करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इधर हम करते हैं क्विक एसेट्स। अब ये ज़रा काम जल्दी जल्दी खुद ही से कर लो। देखो कितने करंट एसेट्स हैं, कितने क्विक एसेट्स हैं। तो इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जी, करंट एसेट्स हमारे पास हैं 422 के, 422 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी है जी? करंट लायबिलिटीज 254। इसकी परसेंटेज नहीं लेते। क्विक एसेट्स अदर देन इन्वेंट्री है 360 डिवाइडेड बाय 254 और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट हमारे पास माइनस में है 49, -49 है डिवाइडेड बाय 254। कैश पोजीशन बहुत बुरी है हमारी, कैश है ही नहीं है हमारे पास इस साल में, ओडी है उल्टा 49 का। तो हमारे करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज क्या वर्कआउट होते हैं? 422 डिवाइडेड 1.6 टाइम्स में इसका आंसर आता है और इधर 1.244 टाइम्स और ये माइनस -0.49 19 sir. 19297 -0.19 19 0.2 कर लो, yes ठीक है, 0.2 टाइम्स। अब इसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपने बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंटरी, इधर क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स और इधर क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स। देखेंगे अगर कोई इंफॉर्मेशन सीधी सीधी नहीं दी हुई तो हमें वर्कआउट करना पड़ेगी वो इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीधी सीधी दी हुई है 1755 डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री 106 टाइम्स में आंसर आएगा। क्रेडिट सेल्स नहीं दी हुई, कोई इशारा भी नहीं दिया हुआ, टोटल सेल्स को क्रेडिट सेल्स तस्वर करेंगे 2160 डिवाइडेड बाय डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल दिए में 316। क्रेडिट परचेजेस नहीं दी हुई, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ एडजस्ट करेंगे तो हमें परचेजेस की फिगर वर्कआउट हो जाएगी। ठीक बात। तो 1755 में क्रेडिट परचेजेस की फिगर कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये बात आपको समझ आ जाना चाहिए, मैं ऐड बैक करूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री और लेस करूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री, तो आई एंड अप एट परचेजेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 1755, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 106 और ओपनिंग इन्वेंट्री है 61।
तो मेरे पास परचेजेस की फिगर आ जाएगी बेटे 1800 1800। ये मेरी परचेजेस की फिगर आ गई 1800 और ट्रेड पेबल 198। अब जी आप इनकी टर्नओवर रेशियो बता दीजिए। इन्वेंट्री की आ रही है सर 16.56। 16.56 यस सर। और डेटर्स की 6.84 6.84 और सर क्रेडिटर्स की आ रही है सर 9.09। 9.09। अब इनके आपने पीरियड कैलकुलेट करने हैं। तो पीरियड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ तो 106 डिवाइडेड बाय 1755 पर डे निकाल लें, या फिर इसका एक और सीधा सा हल है 365 डिवाइडेड बाय 16.56 कर लें और इसको 365 डिवाइडेड बाय 6.84 कर लीजिए और इसको 365 डिवाइडेड बाय 9.09 कर लीजिए। मुझे बताइए क्या आंसर आती है। सर ये इन्वेंट्री का है 22 टाइम। नहीं, अब डेज में आ रहा है, 22 डेज आ रहा है। यस सर 22 डेज। ठीक है। और डेटर्स का है सर 53.36 डेज। 53.36 डेज। आप इसको 53 डेज ही कर लें। क्रेडिटर्स का क्या है? क्रेडिटर 42 डेज। नहीं 41 सर। सर ये मेरे पास 40.15 आ रहा है। दोबारा कर लें। 365 और 9.0 जी 40.1 सर। 40 डेज कर लें। 0.1 यस सर। 40 डेज का। यस सर। ठीक है जी। तो ये Yes, हमारे sir. पास पीरियड कैलकुलेट हो गए। बताएं जी, आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी याद हो गए और सॉल्वेंसी रेशियोज भी याद हो गए। एनी डिफिकल्टी, एनी पॉइंट टू डिस्कस, एनी इशू टू डिस्कस, बताइएगा। गुड, यस सर। वंडरफुल। अच्छा जी, मैं आगे आपके साथ कुछ मज़ीद काम करने जा रहा हूँ। ये वो काम है जो कि आपने खुद से अब करना है। वही बैलेंस शीट है और इसमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज़ को आपने खुद से अंडरस्टैंड करना है। फार्मूला मैंने लिखे हैं और उन फार्मूला को मैंने एक्सप्लेन किया और उसकी बेस पर ये क्वेश्चन वही वाला जो आपके साथ मैंने अभी शेयर किया